Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today, the topic we are going to discuss is the routes of drug administration. In this video, first of all, we are going to discuss about the selection criteria of routes of drug administration. मतलब ये कि वो कौन कौन सी बेसिस होती हैं जिनकी बिना पर हम सेलेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्रग को किस रूट के थ्रू इंजेक्ट किया जाना चाहिए। तो 4 बेसिस हैं जिनकी बुनियाद पर हम सेलेक्ट करते हैं कि जो एक स्पेसिफिक ड्रग है इसको आइदर ओरल रूट के थ्रू देना चाहिए, इसको इंट्रावीनस रूट के थ्रू देना चाहिए, इसको सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देना चाहिए, इसको सबलिंगुअल रूट के थ्रू देना चाहिए, कौन से रूट के थ्रू देना चाहिए। तो 4 बेसिस हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये सेलेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहली है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको जब हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरह की हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो उनकी डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। लिहाजा अगर वो ड्रग हम ओरल रूट के थ्रू दे भी दें तो ना तो वो एब्जॉर्ब होगी क्योंकि वो सारी की सारी ही एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो हमारी जो मेडिसन है वो ज़ाया हो जाएगी और ना ही हमें उसके कोई फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हासिल होंगे। सो ऐसी ड्रग्स जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी उनके लिए ओरल रूट जो है वो सूटेबल नहीं है। तो उनके लिए हम देखेंगे कि कोई और रूट जो हो जो सूटेबल हो। तो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है इस बात को क्लियर करने के लिए कि फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ड्रग्स की उनका भी रूट को सेलेक्ट करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। पहली चीज़ क्या है? फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जिनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं होती, लिहाजा हम उनको उस ट्रैक्ट के थ्रू भी इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ये डिपेंड करता है कि उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। दैन दूसरा है साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन, कि हम जो मेडिसिन देना चाहते हैं उसका हम एक्शन किस जगह पर हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर सम लोकल सपोजिटरीज़ विच आर यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। अब सपोजिटरीज़ क्या होता है ये आगे डिटेल में हम देखेंगे। तो सपोजिटरीज़ बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो रेक्टल रूट के थ्रू दी जाए और वो सॉलिड फॉर्म में हो। जब कोई ड्रग रेक्टल रूट के थ्रू दी जाए और वो सॉलिड फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं सपोजिटरीज़, और जब कोई ड्रग रेक्टल रूट के थ्रू दी जाए और वो लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको इनेमल कहते हैं। सो देयर आर सम सॉलिड सपोजिटरीज़ विच आर यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। वो लोकली एक्ट करती हैं रेक्टम पर एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। सो हमारी साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन जो है वो रेक्टम है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने सूटेबल रूट जो उसके लिए चूज़ किया है वो रेक्टल रूट है। सो साइट ऑफ डिज़ायर्ड एक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है रूट को सेलेक्ट करने में। तीसरा जो क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर हम सेलेक्ट करते हैं वो है अर्जेंसी एंड सीरियसनेस ऑफ डिजीज़, कि हम जो ड्रग देना चाहते हैं उसका हमें एक्शन कितनी जल्दी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एमरजेंसी केस है तो उसमें हम कौन सा रूट सेलेक्ट करेंगे। अगर हम उसका ओरल रूट सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ओरल रूट के थ्रू सबसे पहले उसमें बड़ी देर से मेडिसिन जो है ना वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी और किसी भी ड्रग का एक्शन उतना ही जल्दी स्टार्ट होगा जितनी जल्दी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है। लेकिन जब हम ओरल रूट के थ्रू कोई मेडिसिन देते हैं तो सबसे पहले होगा क्या कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आएगी, उसकी डाइजेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी इनटू स्मॉलर पीसेस में, फिर उसकी वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी, फिर वहाँ से वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाएगी, वहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म होगा और उसके बाद आके वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगी और उसके बाद उसका एक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हमें एमरजेंसी में चाहिए तो फिर हम इतना वेट करने का रिस्क नहीं ले सकते, लिहाजा हम उसके लिए कोई और ऐसा रूट चूज़ करेंगे जिसके थ्रू जो मेडिसिन है वो बहुत जल्दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाए ताकि उसका एक्शन जो है वो उतना ही जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो तीसरी चीज़ क्या है? अर्जेंसी। ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है ड्रग के रूट को सेलेक्ट करने में। देन ए कंडीशन ऑफ अ पेशेंट,
अगर पेशेंट जो है वो समझदार है, अडल्ट है और कोऑपरेटिव है तो वो ओरल रूट के थ्रू भी मेडिसिन ले सकता है। लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस है तो वो खुद तो मेडिसिन खा नहीं सकेगा, और अगर वो अनकोऑपरेटिव है तो फिर भी नहीं खुद खाएगा। तो उसके लिए हम कोई और रूट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम इंट्रावीनस रूट के थ्रू दे सकते हैं मेडिसिन, क्योंकि वो खुद तो अब खा नहीं सकेगा। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिनकी बुनियाद पर हम सेलेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर ड्रग को कौन से रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करना चाहिए। कौन कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, अर्जेंसी एंड सीरियसनेस ऑफ डिजीज़ एंड कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। नाउ ये पूरी स्लाइड पे मैंने एक बात लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझने वाला, कि रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट्स इट्स ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी ड्रग का एक्शन उतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जितनी जल्दी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आती है। अब वो रूट जिसके थ्रू ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जल्दी पहुंच रही है, तो उस रूट के थ्रू जब हम मेडिसिन देंगे तो एक्शन भी जल्दी स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल, एक मेडिसिन है जिसको हमने इंट्रावीनस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया है, तो वो डायरेक्टली हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दी है तो उसका एक्शन जल्दी स्टार्ट होगा। और एक ड्रग है जिसको हमने ओरल रूट के थ्रू दिया है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर लीवर में मेटाबॉलिज्म, और फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगी। तो एक ड्रग आप डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर कर रहे हैं, और एक जो है वो इतने प्रोसेसेस से गुजर कर आ रही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो वो ड्रग जो हमने डायरेक्टली एंटर की है वो जल्दी पहुंची है, इसलिए उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो भी जल्दी होगा। तो ये एग्जांपल दी है मैंने इस बात को क्लियर करने के लिए कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है वो उस ड्रग के एक्शन के ऑनसेट को इफ़ेक्ट करता है। देन है ड्यूरेशन। अब मिसाल के तौर पे जो ड्रग जितनी जल्दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आई है उतनी ही जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही कोई ड्रग जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगी तो साथ साथ एक्सक्रीटरी मैकेनिज़म्स भी काम करना शुरू कर देते हैं, और जितनी जल्दी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगी उतनी ही जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी, लिहाजा उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा होगा। लेकिन जो देर से आई है, थोड़ी थोड़ी, लेट्स सपोज अगर ओरल रूट के थ्रू हमने दिया है तो वो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगी, थोड़ी थोड़ी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता उसकी अमाउंट बढ़ेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही वो रिलीज़ होगी। तो इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो इस एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर हो गई कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट्स इट्स ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, एंड द लास्ट थिंग इज़ इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। लेट्स सपोज एक ड्रग है जिसको हमने इंट्रावीनस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया है, तो वो सारी की सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आई है तो उसका एक्शन 100% होगा। लेकिन एक ड्रग जिसको हमने ओरल रूट के थ्रू दिया है तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब तो नहीं होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ लॉस हो जाएगी। फिर जो एब्जॉर्ब होगी उसमें से भी लीवर के अंदर जाएगी, पहले वहाँ पर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वहाँ मज़ीद लॉस हो जाएगी, और फिर थोड़ी अमाउंट पहुँचेगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू। सो लिहाजा सेम अमाउंट है, 100 ग्राम अगर हमने इंट्रावीनस रूट के थ्रू दी है और 100 ग्राम ही ओरल रूट के थ्रू दी है, तो वो 100 ग्राम जिसका इंट्रावीनस रूट है उसकी इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 100% पहुँच रही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, जबकि ओरल रूट वाली 100% नहीं पहुँच रही। सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट्स इट्स ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। Then there are 4 major routes of drug administration: enteral route, parenteral administration, inhalation and topical application. So now we will discuss these one by one. Enteral route. As you can see in this diagram, so administration of a drug through alimentary tract is called enteral route. कि जब हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर के थ्रू कोई ड्रग एडमिनिस्टर करें तो इस रूट को हम एंट्रल रूट कहते हैं। देन एंट्रल रूट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 रूट्स: ओरल रूट, सबलिंगुअल और बकल रूट एंड रेक्टल रूट।
सो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल रूट, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जब हम ओरल रूट यानी माउथ के थ्रू कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो इसको हम कहते हैं ओरल रूट। सो इट इज़ द नेचुरल, ईजीएस्ट, चीपेस्ट, कॉमनेस्ट, सेफेस्ट पाथवे। जितने भी इस तरह के लफ्ज़ हैं आप इनके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, और ये सेफ़ भी नहीं है। ये सेफ़ भी है, क्योंकि जब आप इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के बहुत सारे चांसेस होते हैं, उसका रिस्क होता है, लेकिन इसमें कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। तो ये सेफ़ भी है, ईजीएस्ट भी है, मतलब कोई इसमें लंबी चौड़ी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए आपको स्किल होनी चाहिए, आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई आपको टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेफ़ है, ईजीएस्ट है, चीपेस्ट है, कॉमनेस्ट है। These are all the advantages of एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू ओरल रूट। देन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बड़ा रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, अभी आप ये पहली लाइन में देखें तो हमारे पास दो ड्रग्स मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दी हुई है, एड्रीनालिन और इंसुलिन। इन ड्रग्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जब इनको ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाए तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनकी डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। लिहाजा ओरल रूट जो है वो एड्रीनालिन और इंसुलिन जैसी ड्रग्स के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए आपने ये कॉमन प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि जो इंसुलिन है वो सब क्यूटेनियस रूट के थ्रू दी जाती है, यानी वो पेट से लगाते हैं। तो ये तो कॉमन प्रैक्टिस में आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द भी। तो पहला डिसएडवांटेज कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देन देयर आर सम ड्रग्स विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड एट ऑल, इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब भाई अगर आपने कोई ड्रग दी है वो किस लिए दी है? इसीलिए दी है ना कि हम उसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट चाहते हैं। अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी नहीं आएगी, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं आएगी तो एक्शन भी नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा ड्रग्स देने का। सो लिहाजा वो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो एब्जॉर्ब ही नहीं होती जब उनको हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं, ई.जी. स्ट्रेप्टोमाइसिन। लिहाजा उन ड्रग्स के लिए भी ओरल रूट जो है वो सूटेबल नहीं है, तो हम उनके लिए कोई और रूट सेलेक्ट करते हैं। देन देयर आर सम ड्रग्स विच इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन नोजिया एंड वॉमिटिंग। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जब उनको ओरल रूट के थ्रू देते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट किया और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो हम तो ड्रग्स दे के उसकी तकलीफ़ कम करना चाहते हैं, बढ़ाना तो नहीं चाहते। तो लिहाजा वो ड्रग्स जो इरिटेट करें गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, उनके लिए भी ओरल रूट सूटेबल नहीं है। देन देयर आर सम ड्रग्स विच हैव वेरी ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट, बड़ा ही ख़राब जायका होता है उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल क्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग है। तो इन ड्रग्स को भी जिनका टेस्ट बड़ा ऑब्जेक्शनेबल होता है उनके लिए ओरल रूट सूटेबल नहीं है। इट इज़ बेटर कि आप किसी और रूट के थ्रू उसको एडमिनिस्टर करें। देन देयर आर सर्टेन ड्रग्स, जब उनको हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो दे काज डिसकलरेशन ऑफ टीथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन मिक्सचर्स। तो टीथ को बचाने के लिए हमें उन ड्रग्स को किसी और रूट के थ्रू देना चाहिए, क्योंकि वो डिसकलरेशन करवा रहे हैं, उनके लिए भी ओरल रूट सूटेबल नहीं है। देन इट इज़ अनसूटेबल इन एमरजेंसी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एब्जॉर्प्शन में और फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने में बड़ी देर लगती है, जबकि एमरजेंसी में हमें फौरी तौर पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर कोई ड्रग चाहिए। तो लिहाजा एमरजेंसी केसेस में ओरल रूट जो है वो सूटेबल नहीं है। देन इट इज़ अनसूटेबल व्हेन पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो खुद मेडिसिन ले नहीं सकेगा, तो उसके लिए ओरल रूट सूटेबल नहीं है। इट इज़ बेटर कि आप उसको रेक्टल रूट के थ्रू दें या इंट्रावीनस रूट के थ्रू दें अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है। अगर वो कॉन्शियस है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो मेडिसिन ले सकता है, तो फिर बेटर है कि आप उसको ओरल रूट के थ्रू दें। लेकिन अगर वो अनकॉन्शियस है या अनकोऑपरेटिव है, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं मेडिसिन खाते खुद, तो उनको किसी और रूट के थ्रू दिया जाए। तो दीज आर 7 डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। देन है सबलिंगुअल और बक्कल रूट। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, द टैबलेट इज प्लेस्ड अंडर द टंग।
So this will help you in reminding this sublingual और बक्कल रूट. बक्कल रूट में हम करते हैं कि चीक्स और गम्स के दरमियान में, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, के जो गम्स हैं यानी टीथ के नीचे वाली जगह और इधर से चीक्स हैं, इनके दरमियान में हम इसको रखते हैं. देन इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम इसको देते हैं? हम ओरल रूट के थ्रू ऐसी ड्रग्स को क्यों नहीं दे सकते, हम उसको सबलिंगुअल रूट के थ्रू ही क्यों देते हैं? बिकॉज कि इसमें जो ड्रग जो हमारे पास एब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है और उसका कोई फर्स्ट पास इफ़ेक्ट नहीं होता. व्हाट इज़ फर्स्ट पास इफ़ेक्ट? फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ये है कि जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, उससे वीनस ब्लड सारे का सारा फर्स्ट थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन इट एंटर्स इनटू द लीवर, और उसके थ्रू जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो भी पहले लीवर के अंदर जाती हैं ताकि उनके अंदर कोई टॉक्सिन्स हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए. तो हम सिंपली कह रहे हैं कि जो लीवर है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रहा है, उसको प्यूरीफाई कर रहा है ताकि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से टॉक्सिन्स आ जाएं वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर ना होने पाएँ. इसीलिए जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट का एब्डोमिनल पार्ट है, चाहे वो एसोफेगस हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, सारे के सारे पोर्शन से ब्लड फर्स्ट कम्स इनटू द लीवर. तो लिहाजा कोई भी ड्रग जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो रही है वो भी पहले लीवर के अंदर आएगी. तो जब लीवर के अंदर कोई ड्रग आती है तो लीवर के अंदर ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है और ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में उनकी एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, और जब उनकी एक्सक्रीशन बढ़ती है तो उनका लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है. सो ऐसी ड्रग्स उन जिनको हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं उनकी वो वाली मिकदार जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच सकती जितनी हम देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ड्रग दी है 100 ग्राम में तो 100 ग्राम कभी भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच सकेगी. हो सकता है वो 60 ग्राम पहुंचे, बाकी 40 ग्राम जो है वो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होके डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट पास इफ़ेक्ट. और सबलिंगुअल या बक्कल रूट के केस में जो ड्रग है वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ रही है, वो लीवर के अंदर नहीं जा रही, इसलिए उनके अंदर कोई फर्स्ट पास इफ़ेक्ट नहीं होता. सो लिहाजा उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी और उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट. तो इसकी एग्जांपल में आप याद रख लें नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि मार्केट में एंजेसिड के नाम से आती है. ये आपने कॉमनली देखा होगा अपने इर्द गिर्द कि जब किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो या उसको चेस्ट पेन हो तो कहते हैं ये ज़बान के नीचे गोली रखो, ज़बान के नीचे रखो. वो यही होती है नाइट्रोग्लिसरीन, ये वेज़ोडाइलेटर है. तो ये ज़बान के नीचे इसलिए रखते हैं कि फ़ौरन ही एब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आई. फर्स्ट पास इफ़ेक्ट वाला रोला ही नहीं है, तो ना अमाउंट वेस्ट होती है और ना ही टाइम वेस्ट होता है, इसलिए उसके लिए ये रूट जो है ये बेस्ट है. देन लास्ट इज़ द रेक्टल रूट. इट इज़ सूटेबल व्हेन पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव. ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव है तो उसके लिए ओरल रूट जो है वो सूटेबल नहीं है, लिहाजा कोई और रूट आप सेलेक्ट करें. तो रेक्टल रूट इज़ वन ऑफ दोज रूट्स जो कि अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में सेलेक्ट किए जाते हैं. देन इट बाईपास डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ एंजाइम. कैसे? कि जब हम कोई ओरल रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करें तो वो जीआईटी के अंदर आती है, यानी लेट्स सपोज स्टमक के अंदर आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगी. इनके अंदर मौजूद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. लेकिन जब हम उसको रेक्टम में एडमिनिस्टर करें तो वहाँ पर तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद नहीं हैं, लिहाजा उनका जो डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है ड्रग्स पर वो रेक्टल रूट के केस में नहीं होता. इस लिहाजा इसमें वो बच जाती है हमारी ड्रग. तीसरा है एब्जॉर्प्शन इज़ स्लो एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट. ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो इसके मुकाबले में थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन इसके मुकाबले में स्लो. जब इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो है तो इट मीन्स ये देर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगी, तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी लेट होगा एज़ कम्पेयर टू ओरल. फॉर एग्जाम्पल सपोजिटरीज एंड इनेमल्स.
सपोजिटरीज और इनेमल्स का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कोई भी ड्रग जब हम और रेक्टल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करें और वो सॉलिड फॉर्म में हो तो दिस इज़ नोन एज सपोजिटरी, और जब वो लिक्विड फॉर्म में हो तो दिस इज़ नोन एज इनेमल। अब वो सपोजिटरीज लोकली एक्टिंग भी हो सकती हैं और सिस्टेमिकली भी एक्ट कर सकती हैं। सो दिस वाज अबाउट द एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस क्या किया कि ओरल रूट होता है, सबलिंगुअल और बक्कल रूट होता है और रेक्टल रूट होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट, पर एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम किसी भी ड्रग को इंजेक्शंस की फॉर्म में एडमिनिस्टर करें, सो दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एज पर एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब कुछ फ़ायदे हैं इंजेक्शंस के थ्रू मेडिसिन देने के लिए। वो है कि रैपिड एंड प्रिडिक्टेबल एब्जॉर्प्शन। लेट्स सपोज अगर हमने एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया है तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिड होगी एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट। सो पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि जब हम इंजेक्शंस के थ्रू मेडिसिन देते हैं तो जो हमारी ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो रैपिड हो जाती है। देन दूसरा है एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल एक ड्रग को हमने ओरल रूट के थ्रू दिया है तो वहाँ पर मौजूद एंजाइम्स उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने उसको दिया ही इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू है तो वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आ रही है, उसमें किसी डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई अमल दखल नहीं है। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा है इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी गिवन। जैसे अभी हमने ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस में देखा कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम ओरल रूट के थ्रू जब एडमिनिस्टर करते हैं तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करती हैं और एज अ रिज़ल्ट नोज़िया और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उन इरिटेटिंग ड्रग्स को जब हम इंजेक्शंस के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होता। सो तीसरा फ़ायदा ये है कि इंजेक्शंस के थ्रू हम इरिटेटिंग ड्रग्स भी दे सकते हैं। और चौथा वही है कि यूज़फुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट। एक पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा है, आप उसको ओरल रूट के थ्रू तो मेडिसिन नहीं दे सकते, लेकिन आप उसको इंजेक्शन तो लगा सकते हैं ना। तो चौथा फ़ायदा। देन है स्मॉल डोजेज आर रिक्वायर्ड। ये कंसेप्ट समझिए कि स्मॉल डोजेज क्यों चाहिए होती हैं। लेट्स सपोज अगर आपने एक मेडिसिन दी है, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन की है एक ड्रग की थ्रू इंट्रावीनस इंजेक्शन, तो जितनी आपने ड्रग एडमिनिस्टर की है सारी की सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आई है। लेकिन जब हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं तो उतनी मिकदार सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच सकती, क्योंकि लॉस हो जाती है सारी। एक तो एब्जॉर्ब नहीं होती सारी, दूसरा फिर फर्स्ट पास इफ़ेक्ट की वजह से लॉस हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल एक ड्रग है, उसका मैक्सिमम एक्शन जो है वो उस वक्त अचीव होगा जब 100 ग्राम डोज उस ड्रग की सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मौजूद हो, तब उस ड्रग का मैक्सिमम एक्शन होगा। अगर आप उस ड्रग को ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करना चाहते हैं और मैक्सिमम इफ़ेक्ट भी चाहते हैं तो आप 100 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 100 चाहिए और 100 ही इंजेक्ट करेंगे तो काफ़ी सारी लॉस हो जाएगी, 100 पहुंचेगी ही नहीं। लिहाजा आपको 150 करनी पड़ेगी, 160 करनी पड़ेगी, 200 करनी पड़ेगी उसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप वही ड्रग इंट्रावीनस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं तो 100 चाहिए थी, आपने 100 ही इंजेक्ट करनी है, क्योंकि इस केस में लॉस नहीं है। तो इसीलिए मैक्सिमम इफ़ेक्ट अचीव करने में आपको यहाँ 100 लग रहा है, वहाँ 200 लगेंगे। सो पाँचवा फ़ायदा ये हो गया कि जब आप इंजेक्शंस के थ्रू मेडिसिन देते हैं तो स्मॉलर डोजेस चाहिए होती हैं, क्योंकि इनमें लॉस नहीं होता, एब्जॉर्प्शन में भी इतना लॉस नहीं होता क्योंकि वो रैपिड और प्रिडिक्टेबल होती है, और दूसरा उनके अंदर फर्स्ट पास इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो ये तो 5 उसके फ़ायदे हो गए इंजेक्शंस के थ्रू एडमिनिस्टर करने के। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, एज़ यू नो पेनफुल है। अब गोली खाना तो कोई इतनी पेनफुल बात नहीं है, लेकिन इंजेक्शन लगवाने में पता लग जाता है भाई। देन एक्सपेंसिव है, ये तो कॉमन सी बात है, इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह तो है नहीं। देन इट रिक्वायर्स स्किल एंड टेक्निक। हर ऐरा गैरा बंदा अगर इंजेक्शन लगवाएगा तो बंदे ही मारेगा, तो इसके लिए स्किल चाहिए और टेक्निक चाहिए। ये थोड़े उसके डिसएडवांटेजेस हैं। देन इंजेक्शंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स नीडल।
यानी उसकी नीडल से जो ड्रग रिलीज़ हो रही है वो किस जगह रिलीज़ हो रही है, उस साइट की बुनियाद पर हम इंजेक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो ड्रग जो है वो मसल के अंदर रिलीज़ हो रही है इंजेक्शंस की नीडल से, तो उस इंजेक्शन को हम कहेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अगर वो ड्रग जो है वो वेन के अंदर रिलीज़ हो रही है तो उसको हम कहेंगे इंट्रावीनस इंजेक्शन। और अगर वो ड्रग आर्टरी के अंदर रिलीज़ हो रही है नीडल से तो उसको हम कहेंगे इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन। So injections are classified according to the site of release of drug from its needle. So सबसे पहले आ गया सबक्यूटेनियस। तीन जो हैं इंजेक्शंस वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो आपने अच्छे से याद रख लें, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। ये अब हम सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है सबक्यूटेनियस। क्यूटेनियस मीन्स स्किन, तो सब मीन्स बिलो, तो बिलो द स्किन, इसलिए इसको हाइपोडर्मिक इंजेक्शन भी कहते हैं, बिलो द स्किन। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये जो इंजेक्शन की नीडल है वो स्किन को पंक्चर करते हुए नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ रही है। और ये आप एंगल भी देख लें कि जब आप एडमिनिस्टर करते हैं तो आप 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, और ये इंजेक्शन की अमाउंट जो है ये डायरेक्टली कहाँ रिलीज़ हो रही है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। देन यूजली आर्म, फोर आर्म और थाई सेलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर्म का सबक्यूटेनियस टिश्यू सेलेक्ट करेंगे, फोर आर्म का करेंगे और थाई का करेंगे। और जब आप इन रूट्स के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि आप आर्म का सबक्यूटेनियस टिश्यू सेलेक्ट किया हुआ या फोर आर्म का या थाई का, तो जो अमाउंट एंटर होगी ड्रग की वो 2 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 ml से ज़्यादा आपने इंजेक्ट करनी है फिर आप फोर आर्म और थाई सेलेक्ट नहीं करेंगे, फिर आप सबस्कैपुलर रीजन और मेमोरी रीजन सेलेक्ट करेंगे, उनके सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एडमिनिस्टर करेंगे। देन जब आप सबक्यूटेनियस टिश्यू के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो आपने फ्लूइड एडमिनिस्टर किया है उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सोल्यूशन हो, कोई सॉलिड पार्टिकल ना हो। और तीसरा जो है उनके अंदर कोई इरिटेटिंग सब्सटेंसेस भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर उस फ्लूइड के अंदर जो आपने एडमिनिस्टर किया है या सॉलिड पार्टिकल हो या इरिटेटिंग सब्सटेंसेस हुए तो उसके नतीजे में एब्सेस बन जाएगी। एब्सेस मीन्स इट इज़ अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। सो फ्लूइड शुड नॉट कंटेन सॉलिड पार्टिकल्स और इरिटेटिंग सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल में आप याद रख लें एड्रीनालिन और इंसुलिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एड्रीनालिन और इंसुलिन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरह की हैं कि जब उनको एडमिनिस्टर किया जाए ओरल रूट के थ्रू सो दे आर डिस्ट्रॉयड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लिहाजा उनके लिए वो रूट सूटेबल नहीं था, उनके लिए ये रूट सूटेबल है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन वाला। देन हमारे पास इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। एज यू कैन सी द नीडल इज इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द मसल। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें जो एब्जॉर्प्शन होती है इट इज़ फास्टर देन सबक्यूटेनियस रूट। जैसे अभी हमने पीछे एडमिनिस्टर किया था सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू, तो उसके मुकाबले में जो एब्जॉर्प्शन हो रही थी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन थोड़ी फास्टर होती है सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। और यहाँ पर आपको मैंने अगर स्लाइड पीछे करूँ तो यहाँ मैंने लिखा था कि फ्लूइड शुड नॉट कंटेन सॉलिड पार्टिकल्स एंड इरिटेटिंग सब्सटेंसेस, कि जो आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर उसके अंदर इरिटेटिंग सब्सटेंस हुआ तो एब्सेस बन जाएगी। लेकिन इंट्रामस्कुलर रूट का फ़ायदा ये है कि इस रूट के थ्रू आप माइल्ड इरिटेंट्स को दे सकते हैं, उसके केस में बिल्कुल नहीं दे सकते, ना माइल्ड को ना ज़्यादा इरिटेंट्स को, लेकिन इंट्रामस्कुलर में आप माइल्ड इरिटेंट्स को दे सकते हैं। और दूसरा इनमें एब्जॉर्प्शन भी फास्टर होती है। और ये कौन कौन सी यूजुअल साइट्स हैं जो सेलेक्ट की जाती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रही हैं ये डेल्टॉइड पे लग रहा है, इसके अलावा थाई को सिलेक्ट किया जाता है एंड अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट्स ऑफ बटक, तो वो यूजुअल साइट्स हैं इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन की। देन इसमें कुछ आपको प्रिकॉशंस का ख्याल रखना चाहिए, ये आपने याद करनी है, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट वाली बात नहीं है कि पेन अगर आपने, जब पेन होता है ना, जैसे हम पीछे कर चुके हैं कि इंजेक्शंस पेनफुल होते हैं, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए आपने उसको कहना है कि वो अपना मसल रिलैक्स कर ले जिसमें इंजेक्शन लग रहा है। देन स्किन एंटीसेप्टिक लगाएं पहले, फिर न्यू नीडल यूज़ करें।
बिकॉज बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं लाइक हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, जो ब्लड के कंटेमिनेटेड ब्लड के थ्रू जा सकते हैं और वो कंटेमिनेटेड नीडल्स के थ्रू भी स्प्रेड हो सकते हैं। लिहाजा ये ख्याल करना इंजेक्शन लगाते हुए कि हर दफ़ा नई नीडल यूज़ करनी है और यूज़ करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दें, वो वाली नीडल दोबारा यूज़ नहीं करनी, वरना आप बीमारियां फैला रहे होंगे उल्टा ट्रीट करने के बजाय। देन इंसर्ट नीडल रैपिडली टू रिड्यूस पंक्चर पेन, तो पंक्चर करने का पेन होता है तो आपने जल्दी इंसर्ट कर लेनी है, फिर ड्रग एडमिनिस्टर करके फ़ौरन ही वापस रैपिडली रिमूव करनी है ताकि ज़्यादा देर अंदर ना रहे और पेन उसको कम हो। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये आपने याद कर लेनी है। देन कॉम्प्लिकेशंस, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू जब आप एडमिनिस्टर करते हैं तो दो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हैं, या तो आप कोई नर्व या वेन डैमेज कर दें। फॉर एग्जांपल आप डेल्टॉइड पे जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो इसमें रिस्क होता है कि आप एक्सिलरी नर्व को डैमेज कर दें, विच जो सर्जिकल नेक है अराउंड, उसके अराउंड रोटेट करती है, तो उस नर्व को डैमेज करने का चांस होता है। सो ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हैं जो हो सकती हैं इंट्रामस्कुलर रूट के केस में कि या नर्व डैमेज कर दो आप या वेन डैमेज कर दो। लिहाजा टेक्निक के बगैर आपने ये ट्राई नहीं करना। देन है नोड्यूल्स और एब्सेस बन सकते हैं, इसमें भी लोकलाइज कलेक्शन हो सकती है पस की। सो दीज आर टू पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, आपने याद कर लेनी है। देन है इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि नीडल डायरेक्टली वेन के ल्यूमन में आ रही है। सो इन इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन fluid is inserted directly into the lumen of the vein. देन इसके कुछ फ़ायदे हैं जो हम इससे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला रैपिड रिजल्ट्स इन एमरजेंसी। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये अपने बात जहन में बिठा लें कि कोई भी ड्रग जितनी जल्दी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आएगी उतनी ही जल्दी उसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लिहाजा एमरजेंसी में हमें यही तो चाहिए होता है कि एमरजेंसी है, जल्दी जल्दी एक्शन स्टार्ट हो। तो उस केस में हम इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उस ड्रग की, ताकि वो फौरी तौर पर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुँचे और उसका एक्शन हमें अचीव हो। सो इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन में हम रैपिड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं एमरजेंसी में। देन रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाए तो उसको रिस्टोर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने ये कॉमन देखा होगा कि अक्सर किसी को डायरिया हो जाए या उसको हैज़ा हो जाए, तो फ्लूइड लॉस हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको हमारे यहाँ वो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन देते हैं, ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, तो वो भी इंट्रावीनस रूट ही अडॉप्ट किया जाता है ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए। देन 2 इरिटेटिंग ड्रग्स कैन आल्सो बी गिवन। अब देखें हम तरतीब से आ रहे थे, सब क्यूटेनियस रूट के थ्रू इरिटेटिंग सब्सटेंसेस होने ही नहीं चाहिए। इंट्रामस्कुलर में माइल्ड वाले दे सकते हैं, इंट्रावीनस में ज़्यादा इरिटेंट हैं तब भी हम उसको दे सकते हैं। देन इसमें कुछ प्रिकॉशंस, एडमिनिस्टर द ड्रग स्लोली एंड केयरफुली। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 ml फ्लूइड इंजेक्ट करना है इंट्रावीनस रूट के थ्रू, तो उसको 1 मिनट लगाएं कम से कम एडमिनिस्टर करने में। ऐसा नहीं कि फौरी आपने सारी एडमिनिस्टर की और फिर निकाल ली। इसमें हम स्लोली ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं और फार्मूला ये है कि 10 ml अगर ड्रग है, फ्लूइड है, तो उसको इंजेक्ट करने के लिए कम से कम 1 मिनट ज़रूर लगाएं। दैन ड्रग शुड बी इन द सोल्यूशन फॉर्म। इसके अलावा अगर कोई फॉर्म में हो तो इस रूट के थ्रू नहीं देनी, सोल्यूशन फॉर्म में होनी चाहिए। देन एसिड एंड मेटालिक साल्ट्स विच आर नॉट कंपेटिबल विद ब्लड, कोई रिएक्शन हो सकता है तो वो भी आप इस रूट के थ्रू मत दें। देन ऑयली सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस आर अवॉइडेड। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने याद कर लेनी है। देन देयर आर 2 पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन मतलब ड्रिप लगाना, तो वो हम कब यूज़ करते हैं? देखें इंजेक्शन में तो इतनी अमाउंट आ नहीं सकती, लिहाजा जब ज़्यादा अमाउंट में हमें फ्लूइड इंजेक्ट करना हो तो हम इंट्रावीनस इंजेक्शन की बजाय इंट्रावीनस इन्फ्यूजन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डेक्सट्रोज इन वाटर, यानी ग्लूकोज की ड्रिप जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं। तो उसके साथ 2 पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं। पहली है इनफिल्ट्रेशन एंड दूसरी है फ्लेबिटिस। इनफिल्ट्रेशन इज़ द लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वेन इनटू सराउंडिंग टिश्यूज़, कि जब आपने वेन को पंक्चर किया तो उसकी वजह से कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई कि वेन से फ्लूइड निकल के सराउंडिंग एरिया में आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन।
तो इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करें कि जो अब आपने इंट्रावीनस नीडल है, इंट्रावीनस नीडल को मूवेबल जॉइंट्स के करीब ना रखें कि जॉइंट्स मूव करता रहे, जिसकी वजह से वो फ्लूइड जो है वो लीक कर सकता है। सो अवॉइड टू प्लेस इंट्रावीनस नीडल्स नियर आ मूवेबल जॉइंट्स। देन ऐसी वेन सेलेक्ट करें जिनकी इलास्टिसिटी अच्छी हो और उनमें ब्लड फ्लो भी अच्छा हो। फॉर एग्जांपल बैक ऑफ हैंड पर सिफेलिक और बेज़ेलिक वेन्स होती हैं, वो सेलेक्ट की जा सकती हैं इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर इलास्टिसिटी भी अच्छी है और ब्लड फ्लो भी अच्छा है। देन है फ्लेबिटिस। फ्लेबिटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स। आपने इंट्रावीनस इन्फ्यूजन दी तो उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि वो वेन्स इन्फ्लेम्ड कर सकती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2 इरिटेटिंग सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी गिवन बाय दिस रूट, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठी नहीं डालनी इरिटेटिंग सब्सटेंसेस की। अगर उसकी हाई कंसनट्रेशन है तो आप उसको डाइल्यूट कर लें किसी फ्लूइड के साथ, 50 ml या 100 ml का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसके साथ उस ड्रग को डाइल्यूट करें और फिर ही उसको एडमिनिस्टर करें, क्योंकि अगर आपने हाई कंसनट्रेशन में इरिटेटिंग सब्सटेंसेस इंजेक्ट कर दिए तो उससे वेन्स इन्फ्लेम्ड हो सकती हैं। सो दिस इज़ द फ्लेबिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स, और इसको प्रिवेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि डाइल्यूट कर लें।